आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल संतोष स्टेम 19 के ऊपर वेलकम करता हूं। तो हम हमारे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले देखो, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सो ऑन जो आप करना चाहते हो वो कीजिए। क्वेश्चन पूछना मत भूलना। तो देखो, हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे देखो चैप्टर 11 चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड इट्स प्रोसेस। मतलब इस बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के अंदर हम उसके प्रिंसिपल और प्रोसेस को स्टडी कर रहे हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले इसी चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देखिए, क्योंकि उस इंट्रोडक्शन के अंदर ही सारा चैप्टर एक्सप्लेन है। अगर वो आप वीडियो अच्छे तरीके से देखते हो तो बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर समझ में आ जाएगा। इन द केस अगर आप वीडियो देखते हो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसी वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें न्यू है, आपने उससे पहले कभी स्टडी की नहीं है। जब भी अपन कोई चीज़ें न्यू स्टडी करते हैं तो वो टाइम लेती है समझने के लिए। तो 2-3 बार वीडियो देखिए या 1-2 दिन के बाद में फर्दर से वीडियो देखिए, तो उस कंडीशन के अंदर आपको चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। अगर आपको फर्स्ट वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो सारी टॉपिक्स, या इवनली मैं ये भी कह सकता हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया। तो हम हमारे चैप्टर के ऊपर देखो चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अपन का टॉपिक आता है बेसिक स्टेप इन जेनेटिक मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिजम्स, कि हम किस तरीके से किसी ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाइड करते हैं, तो उसके अंदर बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। तो 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं, जिसके अंदर देखो फर्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डिजायर्ड जीन। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, किसी भी स्पीशीज के अंदर एक डिजायर्ड जीन को आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। जैसे देखो, अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर लिया था कि इंसुलिन फॉर्मेशन का जीन, किसी प्रोटीन को फॉर्म करने का जीन, किसी डिजीज को सही करने का जीन, सो ऑन। जो हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट का जो जीन होता है, सबसे पहले उसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं। हमें पता है कि हमारे डीएनए के अंदर बहुत सारी सीक्वेंस होती है, चाहे अपन किसी और बैक्टीरिया या किसी और स्पीशीज के डीएनए को उठाए तो उसके अंदर भी बहुत सारी सीक्वेंस होती है। हम किसी भी सीक्वेंस को उठाकर ऐसे तो नहीं रख लेंगे, कोई धनिया वगैरह तो है नहीं कि बस मार्केट से लेकर आ गए अब खाना वगैरह पकाना है, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। हमारे को एक ऐसी सीक्वेंस चाहिए। अब वो सीक्वेंस सबसे पहले अपन को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। जब अपन सीक्वेंस आइडेंटिफाई कर लेंगे तो ये अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन का स्टेप आता है इंट्रोडक्शन ऑफ अ जीन इनटू अ होस्ट। उसके बाद में हमारे को उसी जीन को होस्ट के अंदर डालना है जो हमारे को प्रोडक्ट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। जैसे ये होस्ट मोस्टली बैक्टीरियाज होते हैं, क्योंकि ये अच्छे तरीके से हमारे प्रोडक्ट को बनाते हैं। इन द केस अगर कभी डिजीज़ वगैरह होती है तो उस कंडीशन के अंदर होस्ट कोई और एनिमल, कोई और ह्यूमन भी हो सकता है, उसी डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करने के लिए, उसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो होस्ट देखो बैक्टीरिया हो सकता है, होस्ट की कंडीशंस के अंदर एनिमल हो सकता है, होस्ट की कंडीशन के अंदर प्लांट भी हो सकता है। यहाँ पर देखो एक चीज़ नोटिस रखना कि होस्ट की कंडीशन में कभी वायरस नहीं होता है। तो ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं, नीट के अकॉर्डिंग भी, या सीबीएसई और आरबीएसई के अंदर भी आजकल 1 मार्क क्वेश्चन है तो वहाँ पे भी आपको पूछ सकते हैं। फिर देखो नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस एंड ट्रांसफर ऑफ जीन। फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे कि उसी होस्ट की मेंटेनेंस रखेंगे ताकि वो जीन अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए। फिर उसके बाद में वो होस्ट अपनी जब प्रोजेनी बनाए तो उस कंडीशन के अंदर वो अपने कैरेक्टर्स को, सिंपली कहने का मतलब जो हमारा जीन है उसको भी अपने प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर करे। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं, बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइंग एन ऑर्गेनिजम्स। तो ये 3 स्टेप्स है। जब ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तब कोई भी ऑर्गेनिजम्स एक जेनेटिकली मॉडिफाइड हो जाता है। हम इन तीनों स्टेप्स को सिंपली कुछ डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हमारे पास देखो एक डीएनए की सीक्वेंस है। तो ये डीएनए के सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे को प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो हमने डीएनए की सीक्वेंस में फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एक जीन को आइडेंटिफाई किया है जो हमारे प्रोडक्ट को बनाएगा। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट स्टेप भी क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करते हैं, इसी जीन को काटते हैं। अब काटने के लिए जो आपके घर के अंदर सीजर वगैरह होगी वो मत लेके आना, हम मॉलिक्यूलर सीजर यूज करते हैं काटने के लिए। तो फिर हम सीजर से काटते हैं। फिर उसके बाद देखो क्या करते हैं, इसी जीन को अपन किसी होस्ट के अंदर डालते हैं। अब ये भी देखो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, समझने के लिए ऐसा समझो कि हमने इसको किसके साथ अटैच कर दिया और फिर बाद में हम क्या करते हैं, इसको किसी और के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो ब्लैक कलर वाला पोर्शन है ये हमारी उस जीन की सीक्वेंस को बता रहा है जो हमारी डिजायर्ड सीक्वेंस है। फिर इसी को अपन क्या करें, एक बैक्टीरिया है, उसी बैक्टीरिया के अंदर हम उसको ट्रांसफर करें। तो इस बैक्टीरिया के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया, जिस कंडीशन के अंदर इस बैक्टीरिया का खुद का तो डीएनए है, उसके साथ साथ हमारा जो ये डिजायर्ड जीन है वो भी प्रेजेंट है। फिर बाद में अपन क्या करते हैं, इसको अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट देते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हमने इसके ऊपर रिसर्च की है, इतना ज़्यादा हमने मेहनत की है, तो जाहिर सी बात है इसे अच्छे तरीके से ग्रो भी होने देंगे।
फिर इस कंडीशन में ये क्या करेगा, फिर बाद में कुछ दिनों के बाद में मिठाइयाँ बटेगी, बच्चे पैदा होंगे, जाहिर सी बात है मिठाइयाँ भी बटेगी ना। तो फिर इस कंडीशन के अंदर देखो जो इसके नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग होंगे, उस ऑफ स्प्रिंग के अंदर जो हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन किया है या हमने जो मॉडिफाइड जीन डाला था इस स्पीशीज के अंदर, वो उसके ऑफ स्प्रिंग के अंदर भी ट्रांसफर होगा। तो ये थर्ड स्टेप के अंदर आ जाता है। और तो ये फर्स्ट स्टेप जिसके अंदर अपन जीन को आइडेंटिफाई करते हैं, सेकेंड स्टेप के अंदर अपन जीन को ट्रांसफर करते हैं, थर्ड स्टेप के अंदर उसी स्पीशीज को अपन ग्रो करवाते हैं अच्छे तरीके से, और उसी के साथ साथ उसी जीन की अच्छे तरीके से ट्रांसमिशन होनी चाहिए उसकी प्रोजेनी के अंदर। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाने के लिए। तो ये सबसे सिंपल था कि अपन किस तरीके से किसी ऑर्गेनिजम्स को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन का टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो हम ये स्टडी करने वाले हैं कि रिकॉम्बिनेट डीएनए को किस तरीके से बनाया जाता है। जब रिकॉम्बिनेट डीएनए को बनाया जाता है तो उस कंडीशन के अंदर कौन कौन से टूल्स को यूज किया जाता है। अब क्वेश्चन ये कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसे कहते हैं, जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि ऐसा डीएनए का पोर्शन जिसके अंदर उसकी सीक्वेंस के साथ साथ हमारी डिजायर्ड जीन की सीक्वेंस भी प्रेजेंस होती है, या जब भी हम डीएनए को मॉडिफाइड करते हैं हमारी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, तो उसी डीएनए के पोर्शन को या जीन के पोर्शन को अपन रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। अब देखो चीजें कहने में बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छा लगता है हमारे को कि एक चीज होती है जो डीएनए को काटने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, दूसरी चीज उसको ग्लू करने के लिए या उसको चिपकाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल है, मगर देखो डीएनए एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर के लेवल के ऊपर आप सीजर यूज करके उसको काट नहीं सकते, फेविक्विक यूज करके उसको आप चिपका नहीं सकते। तो क्वेश्चन ये आता है ये सारी चीज़ें होती कैसे हैं। तो उसके लिए देखो ये टूल्स होते हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं कभी भी रिकॉम्बिनेट डीएनए को बनाने के लिए, या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो भी हमारे प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस इन्हीं टूल्स की वजह से होते हैं। तो सबसे पहले अपन ये स्टडी करते हैं कि ये टूल्स किस तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इन टूल्स की आइडेंटिफिकेशन क्या है, इनकी नेमिंग का सिस्टम क्या है, सो ऑन कुछ और भी पॉइंट्स है वो स्टडी करेंगे। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट आता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसे अपन क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं। देखो टर्म से अपन को पता चल रहा है कि ये एक ऐसा एंजाइम होगा जो काटने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा होता है देखो पॉलीमरेज एंजाइम, जो हमने चैप्टर देखो 6 के अंदर भी स्टडी किया है कि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो डीएनए की लेंथ को फॉर्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज भी होती है। तो उन एंजाइम को अपन क्या कहते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम कहते हैं। सिंपली कहने का मतलब ये एंजाइम डीएनए की कॉपी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड होते हैं लाइगेज एंजाइम। लाइगेज का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो ये एक्चुअल में ऐसे एंजाइम है जो डीएनए के पोर्शन को चिपकाने के लिए, जोड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो चीज चिपकाने या जोड़ने का काम करती है उसे अपन ग्लू कहते हैं। इस वजह से इसका दूसरा नाम क्या, मॉलिक्यूलर ग्लू भी इसे अपन कहते हैं। थर्ड देखो वेक्टर। वेक्टर देखो बायो के अंदर अपन किसे कहते हैं कि ऐसे सब्सटेंस जो किसी और सब्सटेंस को ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो उसे अपन वेक्टर कहते हैं। जैसे देखो जो मॉस्किटो है वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिस वजह से ह्यूमन बींग के अंदर मलेरिया की डिजीज हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो मॉस्किटो है उसे अपन वेक्टर कहते हैं। तो सेम तरीके से हमारे पास भी कुछ ऐसे जीन के पोर्शंस होते हैं जो हमारे डिजायर्ड जीन को ट्रांसफर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। अब देखो अपन अच्छे तरीके से ये जो 4 टूल्स है वो स्टडी करेंगे। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर सीजर आ रहा है। देखो मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी कैंची है जो मॉलिक्यूलर को तोड़ने के लिए, या ये एक्चुअल के अंदर ये मॉलिक्यूल को काटने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किस तरीके से काम करती है, वो भी हमारे को स्टडी करना है। अब देखो इसका टर्म सीजर होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने माइंड के अंदर ऐसा समझो कि ये सीजर जैसी कोई ऐसा इक्विपमेंट होगा जो डीएनए को तोड़ने के लिए, उसको पीसीस के अंदर ब्रेक डाउन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, मगर एक्चुअल के अंदर डीएनए तो हमारे को दिखाई नहीं देता। तो इन द केस अगर ये जो चीज़ हमारे को दिखाई नहीं देती तो वहाँ पे अपन सीजर तो यूज़ नहीं कर सकते। ये रियलिटी के अंदर कुछ और एंजाइम्स होते हैं जो हमारे डीएनए के फ्रेगमेंट्स को तोड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब क्वेश्चन ये हमारे को सबसे पहले कैसे पता चला कि वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई सब्सटेंस भी है जो फर्दर मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले देखो मैं आपको एक और टॉपिक्स बताता हूँ कि एक बैक्टीरिया की स्पीशीज है जिसे अपन क्या कहते हैं, ई कोलाई कहते हैं। देखो ई कोलाई का फुल फॉर्म क्या है, एस्केरिचिया कोली। तो ये इसका फुल फॉर्म है, इसके अपन सिंपल फॉर्म में अपन क्या यूज करते हैं, ई कोलाई टर्म रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसी बैक्टीरिया की स्पीशीज के अंदर एक और वायरस इसे इन्फेक्ट करता है। तो जो वायरस इसे इन्फेक्ट करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं।
देखो बैक्टीरियोफेज टर्म बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, अच्छे तरीके से लर्न रखना कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो उस वायरस को अपन क्या कहेंगे, बैक्टीरियोफेज कहेंगे। जैसे देखो हमने चैप्टर 6 के अंदर स्टडी भी किया है कि वायरस जब किसी और बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं तो उस कंडीशन में वो कुछ नहीं करते, वो अपने सिर्फ डीएनए के पोर्शन को या जीन के पोर्शन को ट्रांसफर कर देते हैं, बाकी का काम डीएनए खुद ही संभाल देगा, वो खुद ही ई कोलाई को इन्फेक्ट कर लेगा। तो उनकी पूरी जो बॉडी होती है वो ट्रांसफर नहीं होती, सिर्फ उनका जीन ट्रांसफर होता है। अब देखो ई कोलाई की बैक्टीरिया के अंदर कुछ जो ई कोलाई की स्पीशीज थी वो इन्फेक्ट हो रही थी, और फिर कुछ टाइम के बाद में जो ई कोलाई की बैक्टीरिया स्पीशीज थी वो इसी बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट नहीं हो रही थी। तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने रीजन पूछा या उसी के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो ढूंढने की कोशिश की, तब हमारे को आंसर मिला कि एक्चुअल में ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर कुछ एंजाइम है, जो एंजाइम क्या करते हैं, जो एंजाइम इसी बैक्टीरियोफेज की इन्फेक्शन को रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, या इसी एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से जो बैक्टीरियोफेज अच्छे तरीके से ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ग्रो नहीं कर पाता है। तो क्वेश्चन ये है कि जब ग्रोथ को रोकने के लिए अपन क्या टर्म यूज करेंगे, तो ग्रोथ को रोकने के लिए अपन रेस्ट्रिक्शन टर्म यूज करते हैं। तो इस वजह से इन एंजाइम का नाम क्या दिया गया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्योंकि देखो ये टर्म से क्या पता चल रहा है कि ये एक्चुअल में ऐसे एंजाइम है जो इस बैक्टीरिया की स्पीशीज के अंदर ग्रोथ को रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, बैक्टीरियोफेज की वायरस की ग्रोथ को रोकने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब देखो फर्दर से क्वेश्चन ये आता है कि किस तरीके से काम करते हैं। जब हमने इनकी फंक्शनिंग के ऊपर स्टडी किया तब हमारे को ये पता चला कि जो दो एंजाइम प्रेजेंट है, तो देखो जो दो एंजाइम प्रेजेंट है उसके अंदर जो फर्स्ट एंजाइम है वो एक्चुअल के अंदर वायरस के जो डीएनए के ऊपर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है, जिसकी वजह से ये अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है, या इसी रीजन की वजह से बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ रुक जाती है। जो दूसरा वाला जो एंजाइम है वो बहुत ही अच्छा काम करता है। वो क्या करता है, वो बैक्टीरियोफेज की जीनोम को तोड़ देता है, उसके डीएनए को फ्रेगमेंट के अंदर कट कर देता है। जो सेकंड वाला था जो कटिंग का काम कर रहा था, एक्चुअल के अंदर इसी को ही अपन क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, या आजकल के टाइम के अंदर जो अपन यूज करते हैं ज्यादातर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वो इस सेकंड वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जिससे बाद में देखो इसकी नेमिंग दी गई, जिसे अपन क्या कहते हैं, हिंड सेकंड कहते हैं। ये एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो ई कोलाई की बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज की डीएनए को तोड़ने के लिए, कट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरियोफेज वायरस इस ई कोलाई बैक्टीरिया को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब देखो काटना नहीं होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का मतलब ये है कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को काटने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है। तो रेस्ट्रिक्शन टर्म का मतलब ये होता है रोकना, और तो ये किसकी ग्रोथ को रोक रहा है, बैक्टीरियोफेज की वायरस की ग्रोथ को रोक रहा है। अब देखो क्वेश्चन ये था कि जो ये एंजाइम से ये किस तरीके से काम करते हैं, तो फिर हमने ये आंसर दिया कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं सबसे पहले ये ऐसे कट नहीं लगा देते। अगर डीएनए के अंदर कोई एक सीक्वेंस होती है तो डीएनए की सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के बाद में वहां पे कट लगाते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते हैं। तो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस, जहां पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपना काम करते हैं या वहीं पर ये कट लगाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जो सबसे पहले फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हमारे को पता चला, जिसे अपन क्या कहते हैं, हिंड सेकंड कहते हैं, इसकी जो सीक्वेंस है यहाँ जिसे अपन रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते हैं, वो कितने बेस पेयर की बनी हुई थी, 6 बेस पेयर की बनी हुई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न रखना कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हिंड सेकंड की फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो सीक्वेंस है वो कितने बेस पेयर की बनी हुई है, 6 बेस पेयर की बनी हुई है, जो नीट के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि अर्लियर 1963 के अंदर हम दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जानते थे। जो फर्स्ट था जो मिथाइल ग्रुप को ऐड कर रहा था, सेकंड डीएनए को कट कर रहा था। जो लेटर वाला है उसी को अपन क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं। लेटर का मतलब क्या है कि जो सेकंड वाला है उसी को अपन क्या कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहते हैं, जो आजकल के टाइम के अंदर अपन यूज करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसी टॉपिक के अंदर लिखी हुई है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जिसके लिए अपन ने क्या टर्म यूज किया, हिंड सेकंड टर्म यूज किया। आजकल के टाइम के अंदर हमारे पास अप्रोक्स 900 से भी ज्यादा क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है। एनसीईआरटी के डेटो के अकॉर्डिंग हमारे पास 900 से ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम प्रेजेंट है, जो 230 अलग अलग बैक्टीरिया की स्ट्रेन से क्या ऑब्टेंड किए गए। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो बैक्टीरिया से ही हमारे को ऑब्टेंड करते हैं। तो हमने अलग अलग जो बैक्टीरिया की स्पीशीज की स्ट्रेन्स होती है
या वेराइटीज होती है, 230 वेराइटी से हमने 900 से ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को फाइंड किया। और ये जो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, इन सब की जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होती है वो सब की अलग अलग है। तो ये हमारे को हेल्प करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अलग अलग डीएनए के पोर्शंस को काटने के लिए या रिकॉम्बिनेट डीएनए को बनाने के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो 900 वेराइटीज़ है, इसको अपन देखो ऐसे तो लर्न नहीं कर सकते कि ये इस बैक्टीरिया से मिला है, ये इस बैक्टीरिया से मिला है। अभी देखो एक ही बैक्टीरिया की स्पीशीज़ की अलग अलग स्ट्रेन होती है। स्ट्रेन कहने का मतलब क्या है कि उनकी जीन के अंदर कुछ चेंजिंग होती है। स्पीशीज तो एक ही होती है, थोड़ी बहुत डिफरेंसेस होती है, उसी डिफरेंसेस की वजह से अपन एक अलग स्ट्रेन कहते हैं। तो एक ही स्पीशीज की अलग अलग स्ट्रेन से हमारे को अलग अलग क्या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलते हैं। तो उनको सिंपली लर्न करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। इसी वजह से हमने क्या दिया, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। हमने क्या दिया, जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनको अलग अलग नेम दे दिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये नेमिंग वाला सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस तरीके से इसकी नेमिंग का सिस्टम है वो अपन स्टडी करते हैं। जैसे देखो एक है हमारी बुक के अंदर टर्म यूज किया गया या एक एंजाइम यूज किया गया है, जिसे अपन क्या कहते हैं, इको आरआई कहते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो नेमिंग है, इसके अंदर जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इको आरआई के अंदर जो ई है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, ये हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। उसके बाद देखो दो और स्मॉल लेटर के अंदर जो अपन वर्ड लिखते हैं वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमेशा स्मॉल के अंदर ही लिखे जाते हैं। उसके बाद में जो थर्ड वाला है वो बैक्टीरिया की स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। और जो लास्ट है जो रोमन के अंदर वर्ड है, ये आई नहीं है, ये एक्चुअल में रोमन नंबर है जो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। बैक्टीरिया की अलग अलग स्ट्रेन होती है, उनके अंदर वेरिएशन होने की वजह से, तो उसी स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। तो इको आरआई के अंदर देखो, तो ये इसकी नेमिंग का सिस्टम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का, जो आपको अच्छे तरीके से लर्न रखना चाहिए। दूसरा देखो मैंने नीचे समझाने के लिए ऐसे एरो रिप्रेजेंट किया है। इको आरआई नेमिंग लिखने के वक्त या लिखने के बाद में हम इसको अंडरलाइन नहीं करते, जैसे अपन जो साइंटिफिक नेम देते हैं उसके अंदर अपन अंडरलाइन करते हैं। तो यहाँ पे अंडरलाइन का सिस्टम नहीं है, सिर्फ देखो कुछ है कि फर्स्ट जीनस को सेकंड दो लेटर स्मॉल में लिखे जाएंगे जो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेंगे, थर्ड जो लेटर है वो बैक्टीरिया की स्ट्रेन को, लास्ट जो लेटर है वो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये नेमिंग होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। फिर देखिए नेक्स्ट अपन का टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कितने टाइप होते हैं। अब इसी टॉपिक को समझने के लिए फर्दर से अपन क्या बनाते हैं, एक डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं। और अभी जैसे हमने स्टडी किया था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ये डीएनए को काटने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्दर देखो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एंजाइम जो डीएनए को काटते हैं या जो जीन को काटते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिले हैं ये रियलिटी के अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस की ही ब्रॉड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। या जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये लार्ज क्लास है न्यूक्लियस की, क्योंकि जो फर्स्ट वर्ड है न्यूक्ल, या ये तो डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, और एस टर्म का मतलब क्या होता है, काटना होता है। ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है उसको काटने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसी वजह से इसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। अब काटता कहाँ से, देखो कटिंग दो तरीके से हो सकती है। या तो अपन किसी भी डीएनए के पोर्शन को एंड वाले पोर्शन के ऊपर क्या लगा सकते हैं, कट लगा सकते हैं। तो एक तो कटिंग अपन कहाँ पे कर सकते हैं, एंड वाले पोर्शन पे कर सकते हैं, जो ऊपर की तरफ भी एंड हो सकती है, नीचे की तरफ भी एंड हो सकती है। दूसरा क्या होता है कि हम डीएनए को बीच में से भी काट सकते हैं। तो ये मिडिल पॉइंट में भी अपन क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब मिडिल पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि डीएनए के अंदर अपन हर वक्त बीच वाली पोजीशन पे ही काटेंगे। मिडिल पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये है कि हम एंड के अलावा किसी और पोर्शन के ऊपर, जैसे सपोज करो ये वाला एंड वाला हो गया, अगर मैं यहाँ पे भी काटूंगा तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये भी, इसको भी मैं मिडिल पॉइंट ही सपोज करूंगा। तो मिडिल का मतलब ये है कि एंड को छोड़कर अपन बीच में से कहीं से भी काट सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की देखो नेचर दो तरीके की होती है। कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सिर्फ एंड वाले पोर्शन के ऊपर ही कट लगाते हैं, तो उन एंजाइम को अपन क्या कहते हैं, एक्सो न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का मतलब ये डीएनए को काटने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक्सो का मतलब क्या होता है, आउटर, कि ये डीएनए के एंड वाले पोर्शन के ऊपर कट लगाते हैं। वहीं पर जो बीच वाले पोर्शन के ऊपर कट लगाते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, एंडो न्यूक्लियस कहते हैं। तो हमने ये कहा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये न्यूक्लियस की ही कैटेगरी है, जिसके फर्दर दो टाइप है, एक्सो न्यूक्लियस और एक एंडो न्यूक्लियस। जो डीएनए को आउटर मोस्ट पोर्शन पे कट लगाएंगे उसे अपन एक्सो न्यूक्लियस कहेंगे, जो बीच वाले पोर्शन में कट लगाएंगे उसे अपन एंडो न्यूक्लियस कहेंगे। फिर देखिए हमने अभी ये स्टडी किया था कि जो फिर देखिए अभी हमने ये स्टडी किया था
कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स होते हैं, या सिंपली अपन ये कह के जो न्यूक्लियस एंजाइम है, इनकी एक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होती है, वहीं पर ये कट लगाते हैं। अब रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस की भी कुछ प्रॉपर्टी है। उससे पहले देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिसे अपन हिंड सेकेंड कहते हैं, इसकी जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है वो 5 ईयर के बाद में हमारे को पता चली कि उसकी सीक्वेंस ये है, जो अभी लास्ट वाले टॉपिक के अंदर ये पॉइंट मिस हो गई थी। तो अब देखो जो इनकी रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है उसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, उसी वजह से उसी सीक्वेंस को अपन क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, इंग्लिश के अंदर पैलिंड्रोम का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसा वर्ड जिसके अंदर जो लेटर्स होते हैं, अगर उनकी अपन स्टडी करें अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, वो सेम ही हो या रिपीटेड हो, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। सपोज कीजिए मैं एक वर्ड लिखता हूँ जैसे एम मोम, तो देखो मोम एक वर्ड है जिसके अंदर अगर आप राइट डायरेक्शन से स्टडी करो तब भी क्या आएगा, एम, उसके बाद में ओ, उसके बाद में एम आएगा। अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन से स्टडी करो तब भी क्या आएगा, एम ओ एम आएगा। तो इसी वर्ड को अपन क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कह रहे हैं, क्योंकि अगर अपन राइट डायरेक्शन से स्टडी करें तब भी लेटर सेम आ रहे हैं, और बैकवर्ड डायरेक्शन से स्टडी करें तो भी अपन तब भी लेटर क्या आते हैं, सेम आते हैं। अब सेम तरीके से देखो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनकी जो सीक्वेंस होती है, जैसे अपन रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस कहते हैं, जैसे अभी हमने स्टडी किया इको आ रहा है, इसकी देखो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस क्या होती है, GAATTC। अब ये आता है 5th एंड के ऊपर, वहीं पर ये आता है 3rd एंड के ऊपर। अब देखो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री देखो साइटोसिन के आगे ग्वानिन आता है, थायमिन के आगे एडेनिन आता है, सो ऑन। इस तरीके से अगर अपन सीक्वेंस बनाएंगे तो ये सीक्वेंस बन गए। अब देखो डीएनए में क्या होता है, डीएनए के अंदर हमने पहले स्टडी किया है कि डीएनए के अंदर हम जो एंडिंग होती है, एक एंड को अपन 3rd एंड कहते हैं, दूसरी एंड को अपन 5th एंड कहते हैं। अब यहाँ पे देखो अच्छे तरीके से नोटिस करो, अगर अपन जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है उसके अंदर अपन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग कैप्ट करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम रीडिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे जिसको अपन एक आइडियल मानते हैं। जैसे 5th एंड से अगर अपन कर रहे हैं फर्स्ट वाली स्टैंड के अंदर, तो दूसरी स्टैंड के अंदर भी अपन 5th एंड को ही ओरिएंटेशन मानकर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अगर मैं 5th एंड से रीडिंग करता हूँ तो देखो नाइट्रोजन बेस पेयर की सीक्वेंस क्या आती है, GAATTC आती है। अब देखो सेकेंड स्टैंड के अंदर अगर मैं रीडिंग स्टार्ट करता हूँ 5th एंड से, तभी सीक्वेंस क्या आ रही है, GAATTC आ रही है। अगर मैं एक ही पोजीशन से दोनों स्टैंड के अंदर रीडिंग स्टार्ट करता हूँ, इसका मतलब मैंने ओरिएंटेशन सेम रखी है। उस कंडीशन के अंदर जो बेस पेयर की सीक्वेंस है वो रिपीट होती है, वो सेम आती है, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो सेम सीक्वेंस आती है, अगर अपन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग रखते हैं तो इसी को अपन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, और यही कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। अब क्वेश्चन ये आता है फर्दर से कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स किस तरीके से काम करते हैं, जब ये डीएनए को कट लगाते हैं तो क्या होता है। देखो नेक्स्ट हम ये स्टडी करने वाले हैं कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो किस तरीके से डीएनए को कट लगाते हैं, और उनकी क्या नेचर होती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की कट लगाने की। कट लगाने के बाद में जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं, क्या उनके लिए अपन कोई और नेमिंग यूज करते हैं, और रिजल्ट के अंदर क्या बनता है, तो ये सारी चीजें अपन को स्टडी करनी है। अब देखो अपन क्या मानकर चलते हैं कि हमारे पास देखो दो क्या अलग अलग डीएनए के कुछ पीसीज है, या कुछ दो डीएनए के सैंपल्स है। एक तो हमारे पास डीएनए का सैंपल बैक्टीरिया से है जो उसका प्लाज्मिड भी हो सकता है, दूसरा हमारे पास डिजायर्ड जीन का सीक्वेंस है जिसके अंदर हमारी एक ऐसी सीक्वेंस है जो डिजायर्ड प्रोडक्ट को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर डिजायर्ड प्रोडक्ट को तो ही फॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दोनों डीएनए के सैंपल्स को अलग अलग मीडियम के अंदर ले लेंगे। तो ये तो फर्स्ट तो अपन क्या मान के चलते हैं, जो हमारे पास बैक्टीरिया का सैंपल है। अब इस कंडीशन के अंदर देखो डीएनए के सीक्वेंस को अपन मान के चलते हैं। अब कौन सी सीक्वेंस है, हम यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस यूज करें GAATTC यूज करें, सो ऑन। देखो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस क्या बन जाएगी, ये तो 3rd एंड के ऊपर आता है, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका 5th एंड हो जाएगा, ये इसका 3rd एंड होगा। देखो C के अपोजिट क्या आता है, G के अपोजिट क्या आता है, C आता है, और A के अपोजिट आता है T, तो यहाँ पे थायमिन थायमिन, और सो ऑन। T के अपोजिट क्या आता है, एडेनिन आता है, और साइटोसिन के अपोजिट क्या आता है, ग्वानिन आता है। तो इस तरीके से ये एक सीक्वेंस बन गई, और ये एंड कौन सा हो जाएगा, 5th एंड हो जाएगा। तो ये तो सीक्वेंस बन गई। अब सो ऑन जो हमारा डिजायर्ड जीन है उसकी भी सीक्वेंस क्या है, कुछ इस तरीके की ही हम सीक्वेंस है, क्योंकि देखो जो डिजायर्ड जीन हो जाहिर सी बात है उसके अंदर भी सीक्वेंस हो, अलग अलग तरीके की सीक्वेंस हो सकती है, तो ये सीक्वेंस भी उसके अंदर कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगी। तो इसी सीक्वेंस को अपन मानते हैं GAATTC मानते हैं। इस तरीके से यहाँ पे सीक्वेंस क्या होगी,
यहाँ पे देखो ग्वानिन के अपोजिट क्या आ जाता है, साइटोसिन आता है, एडेनिन के अपोजिट थायमिन आता है, और थायमिन के अपोजिट एडेनिन आएगा, और साइटोसिन के अपोजिट ग्वानिन आएगा। तो ये सीक्वेंस हो गई। अब इस सीक्वेंस के अंदर देखो क्या है कि हम इससे अपन कहते हैं थर्ड एंड कहते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं फिफ्थ एंड कहते हैं, और इस तरीके से देखो उसके जो अपोजिट एंड बन जाएंगे। अब हम इन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर अपन डाल दें। अभी कौन सा एंजाइम अपन यूज करने वाले, हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यूज करने वाले, जिसका नाम क्या है, इको आर आई। इको आर आई की देखो प्रॉपर्टीज हमने जस्ट अभी स्टडी की है कि इको आर आई जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो हमेशा कट कहाँ पे लगाता है, वो जी और ए के बीच में ही कट लगाता है। एक और देखो हमारे एनसीईआरटी के अंदर पॉइंट लिखी हुई है कि जो इको आर आई की रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस है, जिसे अपन क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, उसके हिसाब से जो ये लास्ट वाली सीक्वेंस हमने लिखी है ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में मिडिल वाली पॉइंट के ऊपर कट नहीं लगाते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी की लाइन के अंदर लिखा हुआ है कि ये हमेशा कट कहाँ पे लगाते हैं, मिडिल पॉइंट से थोड़ा दूर कट लगाने की कोशिश करते हैं। तो जो ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के अंदर सेंटर के ऊपर कट नहीं लगाते, सेंटर से थोड़ा अवे या दूर कट लगाने की कोशिश करते हैं। अब देखो जो इको आर आई है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ पे लगाता है कट, ये जी और ए के बीच में कट लगाता है, तो यहाँ पे ये कट लगाएगा। एक और चीज लर्न रखना कि अगर वो ऊपर वाली डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है, अगर वहां पे अगर जी और ए के बीच में कट लगा रहा है, तो जो दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की सीक्वेंस की स्ट्रैंड होगी वहां पर भी सेम बेस पेयर के बीच में ही कट लगाएगा। अब यहाँ पे देखो सेम बेस पेयर कहाँ पे आते हैं, इस वाले पोजीशन पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे कट लगाएगा। अब जी और ए के बीच में कट लगाने की वजह से क्या होगा कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन इस सीक्वेंस से सेपरेट हो जाएगा। अब देखो इसे अपन सेपरेट करने की कोशिश करने के बाद में हमारी जो डीएनए की सीक्वेंस होगी वो कैसी बन जाएगी, उस कंडीशन में हमारी डीएनए की सीक्वेंस में अब ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ जी बचेगा, सो और कुछ है नहीं, और नीचे क्या बचेगा, सी टी टी ए और ए बचेगा। इस तरीके से देखो यहाँ पे भी कट लगेगा, जी और ए के बीच में कट लगेगा, क्योंकि हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं जब हमारे को रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाना पड़ता है। तो एक और चीज लर्न रखना कि हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम ही यूज करते हैं जब हमारे को रिकॉम्बिनेट डीएनए बनाना होता है। तो यहाँ पे भी कट कहाँ लगेगा, जी और ए के बीच में लगेगा। इस कंडीशन में देखो यहाँ पे भी जो डीएनए की सीक्वेंस है या जो कटेड डीएनए है वो किस तरीके से हमारे को मिलेगा, अगर अपन इस वाले पूरे पोर्शन को रिमूव कर देते हैं यहाँ से लेकर इस वाले पोर्शन को, तो देखो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ ए टी टी सी सो ऑन, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ जी बचेगा। अब देखो यहाँ पर जो डीएनए के ऊपर एंडिंग पोर्शन के ऊपर कट लगने के बाद में जो ये एंडिंग पोर्शंस होते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं, इन एंड्स को अपन कहते हैं स्टिकी एंड्स कहते हैं। स्टिकी एंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर हमने इन दोनों डीएनए को पास में लेकर आ जाते हैं तो ये जो दोनों स्ट्रैंड्स है ये एक दूसरे के साथ में चिपक जाएगी, तो इस वजह से इसे अपन क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स कहते हैं। क्यों, देखो ये एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएगी क्योंकि दोनों की जो नाइट्रोजन बेस पेयर की सीक्वेंस है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एक और चीज लर्न रखना है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद में डीएनए के अंदर जो एंड पोर्शंस होते हैं उसे अपन स्टिकी एंड्स कहते हैं, और स्टिकी एंड्स की जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है दोनों अलग अलग जो हमारी डीएनए के पीसीस होते हैं, सैंपल्स होते हैं, उनके अंदर सेम होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस सेम होने की वजह से दोनों को अपन क्या करेंगे, एक ही मीडियम के अंदर डालेंगे और लाइगेस एंजाइम का यूज करेंगे। अभी हमने स्टडी किया है कि लाइगेस एंजाइम्स डीएनए के पोर्शंस को या स्टिकी एंड्स को जोड़ने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसकी वजह से देखो क्या होगा, इसकी वजह से देखो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, यहाँ पे तो सिर्फ जी है और नीचे देखो क्या है, नीचे अपन सी टी टी ए और ए सो ऑन, देखो उसकी तरफ से जो दूसरा जो हमारे डीएनए का पोर्शन है सैंपल है वो आ रहा है, उसके अंदर देखो कौन सा पोर्शन है, इसके ऊपर ए सो ऑन टी टी और सी है, और नीचे इसके ऊपर क्या जी है, तो ये क्या बन जाएगी, एक सीक्वेंस बन जाएगी। अब देखो इस तरीके से क्या हो गया कि पहले तो देखो दोनों जो जीन के सैंपल थे वो अलग अलग थे, हमने क्या किया, उनको कट लगाया, कट लगाने के बाद में इनको दोनों को जोड़ दिया या दोनों को स्टिक कर दिया। इसकी वजह से अब ये एक ही डीएनए का पोर्शन हो गया। इसी को अपन क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, जिसके अंदर पहले वाली सीक्वेंस के साथ साथ हमारी डिजायर्ड सीक्वेंस की प्रेजेंस होती है। और यहाँ पर जो एंड्स बनते हैं इन्हें अपन क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स कहते हैं। और जो दो हमारे अगर अपन सैंपल लेते हैं डीएनए के अंदर, अगर दो स्टिकी एंड्स बन रहे हैं, दोनों की जो सीक्वेंस होगी वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी चीज को देखो एक और डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया गया है हमारे बुक के अंदर, वो कैसे,
वो बहुत ही सिंपल डायग्राम है जो भी इसी चीज़ को बताता है कि सपोज कीजिए अभी हमने जो डीएनए की स्ट्रैंड बनाकर इसी टॉपिक को समझने की कोशिश की है, तो हम यहाँ पर डीएनए की स्ट्रैंड की वजह से हम स्ट्रैंड ही बनाते हैं मगर प्लाज्मिड ले लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक डीएनए का पोर्शन है जो मैं सिंगल स्ट्रैंड ही बना रहा हूँ कि जैसे ये हमारे पास एक प्लाज्मिड का पोर्शन है जो एक डीएनए को ही रिप्रेजेंट करता है, दूसरा हमारे पास डिजायर्ड जीन का पोर्शन है। हम क्या करते हैं, इन दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के अंदर डालते हैं। जैसे फर्दर से अपन क्या ले लेते हैं, इको आर आई लेते हैं। अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे दोनों को अलग अलग सैंपल के अंदर, तो क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद में देखो कट लग जाता है कि इस प्लाज्मिड के अंदर भी एक कट लग जाता है और एक जो डीएनए का पोर्शन है वो सेपरेट हो जाता है। वहीं पर ये जो दूसरा हमारे पास सैंपल था इसके अंदर भी देखो एक कट लगता है एक जगह के ऊपर और डीएनए का पोर्शन सैंपल हो जाता है। तो दोनों सैंपल के अंदर देखो कुछ जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को रिमूव कर देते हैं, इस वाले पोर्शन को ट्रांसफर करते हैं यहाँ पर। तो देखो क्या होगा, जिसकी रिजल्ट के अंदर हमारे पास जो न्यू हमारे पास प्लाज्मिड होगा उसके अंदर ये वाली सीक्वेंस भी हमारी डिजायर्ड सीक्वेंस भी प्रेजेंट होगी। तो इसी प्लाज्मिड को अपन क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, इसी को किसी और बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो जब हम बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करते हैं हमारे रिकॉम्बिनेट प्लाज्मिड को, तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमारे रिकॉम्बिनेट जो प्लाज्मिड है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसी और बैक्टीरिया के अंदर। तो ये दूसरी डायग्राम से भी वो सेम ही टॉपिक एक्सप्लेन किया गया। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।